हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जमाबंदी क्या होता है और इसको कायम कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसी विषय पर ये वीडियो है और बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनिए। आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, क्या होता है कि जमाबंदी क्या होता है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, भू राजस्व वसूली के लिए बिहार सरकार द्वारा एक रजिस्टर तैयार किया गया, जिसमें मौजा के सभी रैयतों के नाम अंकित की गई। जिन जिन को ज़मीन है उनका नाम अंकित किया गया। उसी रजिस्टर को हम रजिस्टर 2 भी कहते हैं और उसे जमाबंदी पंजी भी कहते हैं। तो समझ गए कि जमाबंदी पंजी क्या होता है। अब इसको कायम कैसे कराएं, इससे पहले हमको समझना होगा कायम क्यों कराना इससे कायम कराने की ज़रूरत क्यों है, हमें जमाबंदी कायम कराने की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, आए दिन आप लोग देखते होइएगा कि जब आप दाखिल खारिज के लिए अंचल में आवेदन करते हैं तो वो आवेदन अंचल से कर्मचारी साहब ले जाते हैं और कर्मचारी साहब वही रजिस्टर 2 यानी जमाबंदी पंजी से मिलान करते हैं और उसमें देखते हैं जो ज़मीन विक्रेता है उसके नाम से जमाबंदी कायम है या नहीं, या फिर उसके पूर्वज के नाम से कायम है या नहीं। यदि कायम होता है तो दाखिल खारिज कर दिया जाता है। यदि जमाबंदी विक्रेता के नाम से कायम नहीं होता है तो आपका आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है और ये लिख दिया जाता है कि ज़मीन क्रेता के दखल में है और क्रेता के दखल में है और ज़मीन विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है, इसीलिए इसे अस्वीकृत किया जाता है। दोस्तों, ऐसा लिख के अस्वीकृत कर देते हैं और आप सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। यही कारण है कि हमें न्यू जमाबंदी कायम कराने की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने ये भी समझ लिया कि जमाबंदी क्या होता है और इसे क्यों कराना चाहिए। अब थोड़ी बारीकी से इसको हम जानते हैं विस्तार से, ताकि आप लोगों के लिए भी फ़ायदामंद रहे और आप नया जमाबंदी भी कायम करा सकें। दोस्तों, क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1885 बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 लाया गया और उसी के द्वारा सर्वे किया गया, यानी CS सर्वे 1892 से लेके 1925 तक ये सर्वे चला। और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए ही किया था, ताकि हमें ये अनुमान लग जाए कि हमारे राज्य, क्षेत्र और मौजा में कितना ज़मीन सिंचित है और कितना असिंचित है, यानी कितना कृषि योग्य है और कितना अनकृषि योग्य। तो कृषि योग्य पर ही लगान दिया जाता था, क्योंकि जो ज़मींदार लोग थे, जो ज़मींदारी बंदोबस्त कराए हुए थे, ज़मींदार लोग भी बंदोबस्त कराता था अंग्रेज़ से, वो बंदोबस्त कराए थे। तो कृषि भूमि जिस पर कृषि होता था उसी को टैक्स अंग्रेज को भी वो देते थे, वो तो बंदोबस्त कराए लेते, और किसान से ज़मींदार लेता था। तो वो अपने फ़ायदा के लिए ही ये सर्वे कराया, ताकि हमें अधिक से अधिक राजस्व वसूला जाए। और जब CS खतियान बनने लगा, उस दौरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है सो कर्मचारी लोग जब फील्ड पर आए तो वो देखे कि कौन कौन से ज़मीन जोता है, कौन कौन से जोत आबाद, किन किन लोगों द्वारा जोत आबाद किया जा रहा है। तो उन लोगों के नाम से सर्वे कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ज़मीन छूट गए, बहुत सारे ऐसे भी ज़मीन थे उस समय जिस पर जोत आबाद नहीं होता था। वो परती हो गया, कदीम हो गया है, जोत आबाद नहीं होता था। और वही ज़मीन जो है गैर मजरूआ ज़मीन के सरनी में आया था, जिसे हम गैर मजरूआ आम के नाम से जानते हैं, गैर मजरूआ खास के नाम से जानते हैं, गैर मजरूआ मालिक के नाम से जानते हैं। ऐसे कुछ ज़मीन थे। तो खास महाल यानी सभी प्रकार की ज़मीन को जो है सो सर्वे किया गया और खतियान तैयार किया गया। और खतियान जो तैयार किया गया तो उसी खतियान को हम रजिस्टर 1 भी कहते हैं। दोस्तों, रजिस्टर 1। अब रजिस्टर 2 की बात यानी जमाबंदी पंजी। तो पहले रजिस्टर 1 बना, यानी खतियान बना। इसके बाद पहले लगनी रजिस्टर, माने कि पहले रजिस्टर 2 नहीं, पहले लगनी रजिस्टर कहा जाता है। लगान लगने वाली रजिस्टर को लगनी रजिस्टर कहा जाता था, उसे ही बाद में जमाबंदी पंजी रजिस्टर 2 के नाम से जाने। तो ये जो रजिस्टर लगनी रजिस्टर था, ये ज़मींदार बनाता था। कोई ज़मींदार के अंदर ही पूरा मौजे आता था। तो ज़मींदार एक रजिस्टर लेता था, जो रैयत के नाम से खतियान बना था, जो जोत आबाद करता था, उसके नाम से एक रजिस्टर तैयार किया गया। उसे लगनी रजिस्टर के नाम से उस समय जानते थे। अभी वर्तमान में हम जमाबंदी पंजी और रजिस्टर 2 के नाम से जानते हैं। तो एक रजिस्टर तैयार किया और सारा रैयत जो उस मौजे का है, उस मौजे का नाम लिखा गया। उस पर लगान हिसाब से, कोई 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा जोतता है तो उसके हिसाब से लगान उसको
तय कर दिया। पहले जो लगान लिया करता था पैसे में भी लिया करता था और दाना भी लिया, दाना जो अनाज लिया करता उसे भावली लगान भी कहते थे। बहुत कम मात्रा में लगान लिया, लेकिन बहुत सारे रैयत क्या करते लगान नहीं दे पाता था। उस स्थिति में जो है जमींदार लोग वो उसका ज़मीन नीलाम करवा लेता था और खुद रख लेता था या किसी को हाथे बेच देता था। इस प्रकार लगनी रजिस्टर से रजिस्टर 2 जमाबंदी कहते हैं। फिर क्या हुआ, जब 1950 से पहले भारत आज़ाद हुई तो भारत आज़ादी के आज़ाद होने के बाद भूमि सुधार अधिनियम आया और ज़मींदारी प्रथा खत्म हुई। अब ज़मींदार बिहार सरकार हो गई। अब बिहार सरकार लगान लेने के लिए रजिस्टर 2 बनाया, 54-55 में रजिस्टर 2 बनाया, जमाबंदी पंजी बनाया। और ज़मींदार लोग जो लगनी रजिस्टर से लगान वसूलता था उससे भी रजिस्टर लिया गया, उसको देख के बनाया गया, खतियान को देख के बनाया गया, बंदोबस्ती पत्र को देख के बनाया, यानी सारे चीज़ फील्ड वेरिफिकेशन करके वो रजिस्टर 2 बनाया। अब रजिस्टर 2 अब उसी के आधार पर वर्तमान में लगान जो वसूला जाता है बिहार सरकार के ही जमाबंदी पंजी यानी रजिस्टर 2 के आधार पर लगान वसूला जाता है। तो सोच लीजिए 50-60-70 साल वो डायरी को हो गया, तो लोग उनटाते कर्मचारी लोग कितना पेज फट चुका है, कितना पेज फट गया, दीवार खा गया। तो इसी के कारण है कि लोग हर रैयती ज़मीन का तो जमाबंदी कायम किया गया था और लगान भी है, लेकिन फटने के कारण, दुरुस्त नहीं होने के कारण क्या होता है, जब आप लोग आवेदन करते होइएगा तो आवेदन तो करते होइएगा, लेकिन विक्रेता के नाम से यदि जमाबंदी पंजी फट गया तो दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि न्यू जमाबंदी ही कायम कराना चाहिए। जैसा कि आपने विस्तार से जाना, अब न्यू जमाबंदी कायम कराने का जो प्रोसेस है उसे भी आप जान लीजिए। दोस्तों, सेल डीड से ज़मीन खरीदे हैं तो आपके से आप जो ज़मीन खरीदें तो आपके पास केवाला तो होगा ही, केवाला में खाता खेसरा लिखा, तो वो जो खाता खेसरा लिखा उसका खतियान आप निकाल लीजिएगा। खतियान किसी साइबर पास के जाइएगा, उसका खतियान निकाल के फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, केवाला का फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा और एक आवेदन लिखिएगा अंचल अधिकारी के नाम से और विषय में दीजिएगा लगान निर्धारण के समय। हाँ जी दोस्तों, लगान निर्धारण के संबंध में दीजिएगा और अंचल में जमा कर दीजिएगा। जैसे ही आपका आवेदन अंचल में जमा होगा 1 सप्ताह के अंदर कर्मचारी साहब वो आवेदन को अपने यहाँ वेरीफाई के लिए ले जाएंगे। आप जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसका वेरीफाई करेंगे और हो सके तो आप कर्मचारी साहब से 1 सप्ताह बाद मिल भी सकते हैं। मिलके कि मैंने आवेदन दिया था अंचल में, क्या आपने रिसीव किया? तो रिसीव किया, हाँ तो चलिए अब फील्ड वेरिफिकेशन। जब आपका आवेदन वेरीफाई हो जाएगा तो फील्ड वेरिफिकेशन करने के, यानी कि आपके ज़मीन पर आएगा, दखल कब्जा देखेगा, चौहद्दी देखेगा और इसके बाद अपना एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कर्मचारी साहब। रिपोर्ट तैयार करके जो है पुनः अंचल में जमा करेंगे। फिर अंचल के बड़ा बाबू के पास वो आवेदन जाएगा। फिर अंचल के बड़ा बाबू से भी आपको मिलना पड़ेगा 10-15 दिन बाद। उसके 10-15 दिन पश्चात इसके बाद अंचल के बड़ा बाबू आपको बोलेगा कि सरकारी अमीन से इसको नापी कराना होगा, इसीलिए आप चालान कटाइए। तो 1000 या 500 का वहाँ चालान लगेगा, आप कटा लीजिएगा। फिर सरकारी अमीन आपके प्लॉट पर आएंगे, नापी करके फिर रिपोर्ट देंगे बड़ा बाबू को। बड़ा बाबू सभी को देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार करके अंचल अधिकारी से वेरीफाई कराएंगे और जब अंचल अधिकारी वेरीफाई करके DCLR में भेजेंगे। DCLR में जब वेरीफाई करेंगे वहाँ कागजात की जाँच होगी। जांचने के बाद सब कुछ ठीक रहा तो वो आदेश करेंगे कि इनके नाम से जमाबंदी कायम कर दिया जाए। तब अंचल अधिकारी आपके नाम से जमाबंदी कायम कर देंगे और जमाबंदी जब कायम हो जाएगी तो लगान रसीद काट के दे दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप न्यू जमाबंदी पुनः कायम करा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार का वीडियो लाएंगे और लाते रहेंगे। दोस्तों, अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगा कि ज़मीन खरीदने से पहले कौन कौन से दस्तावेज की जांच कर लेनी चाहिए ताकि हम जो हमारा मोटा रकम ना फंसे, हम किसी विवाद में ना फंसे। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप इस वीडियो को पुनः दे सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।